है गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे BHU 2014 का पार्ट थर्ड। ओके, तो उम्मीद है आपने लास्ट के 2 वीडियोस देख लिए होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो है क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज। तो देखिए यहाँ नॉर्मली दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए रिएक्टेड में एंड प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अमोनिया दिया हुआ है, कोबाल्ट का हम एक्स मान लेते हैं, अमोनिया का तो है जीरो क्योंकि ये न्यूट्रल लिगैंड है, एंड क्लोरीन का होगा -1। यानी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो गया, ओके, प्लस हो गया जीरो, माइनस हो गया दो क्लोरीन है, इज इक्वल टू +1 दिया हुआ है, यानी एक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया +3। यानी ये कोबाल्ट हो गया हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, एंड राइट साइड में अब हम देखें यहाँ पे, तो अमोनिया फिर से जीरो, ये फिर से जीरो वाटर। ओके, तो इसका हम मान लेते हैं कोबाल्ट का एक्स, प्लस जो है क्लोरीन यहाँ पे -1 देगा, इज इक्वल टू हो जाएगा +2। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से हमारा +3 हो जाएगा, यानी इधर भी +3 एंड इधर भी +3। यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ चेंज ही नहीं हो रही है, इसलिए हमारा हो जाएगा डज नॉट चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द एसिड्स इन द फॉलोइंग टू रिएक्शंस। इन दोनों रिएक्शन में एसिड्स कौन, हमें ये पहचानना है। तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिर्फ देखना है कि कौन एक्सेप्टर है, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे आप सिंपली जो है एसिड की तरह आप यहाँ पे डिफाइन कर दें। जैसे फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है NOF एंड ClF3, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे NOF जो है एक फ्लोरीन यहाँ पे लूज कर रहा है, एंड ClF3 एक यहाँ पे जो है फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट किया वो हमारा एसिड हो गया, तो ClF3 हमारा यहाँ पे एसिड हो गया। तो एक चीज़ तो हमें मिल गया। अब दूसरा है XeO3 एंड OH-। ओके, तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखेंगे, तो यहाँ पे OH जो है यहाँ पे जाके अटैच हो जा रहा है हमारा XeO3 पे। ओके, तो इसीलिए जो है XeO3 जो है हमारे इस केस के लिए जो है एक्सेप्टर हो गया, एंड XeO3 जो है इस केस के लिए हमारा एसिड भी हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज आवर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, which is the most common oxidation state observed for the lanthanide elements in their compound। यानी lanthanide elements में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये तो आपका क्लास 12 का क्वेश्चन है, जिसका होता है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ हमें, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ COH2O होल 6, COH2O जो है 3 पॉजिटिव जो हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0, यानी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 पॉजिटिव का जो हमें 0 दिया हुआ है। एंड सेकंड क्या दिया हुआ है, MnCN6 3 माइनस का दिया है 2.9 दिया हुआ है। फ्रॉम दिस इट मे कंक्लूडेड दैट, यहाँ पे हमें कंक्लूड करना है क्या, तो अगर यहाँ पे देखेंगे इसका 0 दिया हुआ है, यानी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, D6 होता है। ओके, एंड D6 यानी D6 का 0 कब होगा, जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है तीनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से फिल होंगे, तो यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एंड जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो हमारा इस केस के लिए जो है D6 0 हो जाएगा, यानी COH2 वाला तो हमारा लो स्पिन हो गया। अब हम फाइंड करते हैं इसकी, तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक मोमेंट 2.9 दिया हुआ है, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए MnCN6 दिया हुआ है, यानी Mn यहाँ पे जो है हमारा 3 पॉजिटिव में है, एंड 3 पॉजिटिव यानी ये D4 हो गया, एंड D4 में हो गया तो हम अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करें, ये 1 2 3 एंड 4, तो हमारा यहाँ पे लो स्पिन में हमने फिल किया, तो हमारा यहाँ पे जो है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हमारे आ गए, यानी बोथ जो है इस केस के लिए हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इस केस के लिए ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच सेट कंटेंस 2 डायमैग्नेटिक कंपाउंड। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, भले यहाँ पे आंसर यहाँ पे टिक किया हुआ है जो कि आंसर की में दिया हुआ था, बट रीजन जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, एंड नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ओके, तो ये दोनों तो डायमैग्नेटिक हो ही गए, एंड इस केस के लिए आप यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल। कौन सा जो है हमारा यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी एंड डी में आपको डाउट आएगा, बट यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका कार्बिन है, एंड कार्बिन जो होता है वो आपका एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। आप सभी को पता है, आपने रीमा रिएक्शन में जो है जरूर पढ़ा होगा। बट यहाँ पे जो अमोनिया केस है ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल होता है, बिकॉज यहाँ पे अमोनिया के पास में जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, विच रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज बिलीव टू बी अ पार्ट ऑफ रिएक्शन सोन। यानी कौन सा इंटरमीडिएट जो हमारा इस रिएक्शन के लिए होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक चीज़ यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो भी आपको रिएक्टेंट दिए हुए हैं, एंड जो एरो के ऊपर जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आप इस क्वेश्चन को है कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे पेरोक्साइड दिया हुआ। ओके, तो पेरोक्साइड का क्या काम होता है, वो फ्री रेडिकली जो है इस तरीके से जो है ब्रेक कर जाएगा। ओके, इस तरीके से जो है ब्रेक कर जाएगा, एंड जैसे ब्रेक करेगा तो आपका क्या फॉर्म होगा, RO रेडिकल फॉर्म हो जाएगा।
ओके। अब जो है ये रेडिकल जो फॉर्म हुआ, तो अब रिएक्शन में क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे रेडिकल फॉर्म कर लिया है। अब रिएक्शन में क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ, ओके। एंड जैसे यहाँ पे RO रेडिकल जो हमारा आ जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस जो पाई बॉन्ड है इससे आप इस तरीके से रेडिकली ब्रेक कर दीजिए। एंड ये ऑक्सीजन से जो है यहाँ पे एक यहाँ पे रेडिकल इस तरीके से अटैक होगा। एंड जो हमारा इंटरमीडिएट जो इस केस के लिए हमारा फॉर्म होगा, वो हमारा फॉर्म होगा इस तरीके से, ओके। RCH इस तरीके से जो हमारा, एंड यहाँ पे CH इस तरीके से जो हमारा रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन पे। एंड इस तरीके से जो आपकी यहाँ पे रिएक्शंस होगी एंड आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। यानी ये रिएक्शन जो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है, जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, रैंक द फॉलोइंग एल्कोहल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। इंक्रीजिंग एसिडिटी पे इससे हमें शो करना है, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है कि जितने भी ऑक्सीजन यहाँ पे OH है वहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें, नेगेटिव लगा दें, ओके, नेगेटिव लगा दे। अब दूसरा केस आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो क्लोरीन दिए हुए ओके, एंड किसी में क्लोरीन नहीं दिए हुए हैं, तो क्लोरीन जहाँ पे भी दिए हुए हैं क्लोरीन अपना -I इफेक्ट लगाएगा। एंड जैसे ही -I इफेक्ट लगाएगा तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव है उसको वो स्प्रेड करेगा। एंड जितना ज़्यादा वो नेगेटिव चार्ज जो है स्प्रेड होगा, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखिए आपको करना क्या है, -I इफेक्ट आप सभी पता है कि कार्बन से जितना ज़्यादा क्लोज में होता है वो उतना ज़्यादा -I इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में, तो क्लोरीन जिस केस में जो सबसे क्लोज होगा वही सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पे एसिडिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में क्लोरीन सबसे ज़्यादा पास में है, देन हमारा 4 वाले में, देन हमारा 2 वाले में है। यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा थर्ड वाला, देन 4, देन 2, लास्टली हमारा यहाँ पे आएगा 1 वाला। ऐसा इसीलिए बिकॉज 1 में कोई भी क्लोरीन जो है प्रेजेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द मैकेनिज्म, देखिए ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरेशन ऑफ मेथेन डज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। कौन सा स्टेप जो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए आप एक सिंपल चीज़ें याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन रेडिकल जो है कभी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फॉर्म नहीं करता, बिकॉज जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। एंड उसकी अनस्टेबिलिटी कारण जो है ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करता ही नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन इस केस के लिए सी, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल का जो है फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है, इन द ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए एक रिएक्टेंट दिया हुआ है जिसे आप H2 एसीटोन दे रहे हैं। एंड हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से CH3 CH2 C के साथ में CH3 एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे समथिंग कोई ग्रुप आएगा। देखिए इस रिएक्शन करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चारों रिएक्टेंट देखें तो यहाँ पे B वाला जो है यहाँ पे परफेक्ट रिएक्टेंट है। ऐसा इसीलिए बिकॉज देखिए ये जो प्रोडक्ट के साथ में मैच करा, सबसे पहला बात। एंड दूसरा बात यहाँ पे ब्रोमीन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा H2 एसीटोन से जैसे आप इसे ट्रीट करेंगे तो एसीटोन जो है इस ब्रोमीन को लीव करा देगा एंड कार्बोकेटायन को जो है फॉर्मेशन करा देगा। एंड जैसे ही कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा इस केस के लिए, ये जो है आपका इस केस के लिए जो है H2O फिर से अटैक कर देगा। एंड जैसे H2O अटैक करेगा यानी देखिए यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2 ओके, एंड यहाँ पे CCH3 एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे जो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो होंगे। यहाँ पे देखिए ये ब्रोमीन दिया हुआ है, ओके। एंड यहाँ पे क्या होगा H2O जो है नॉर्मली यहाँ से बैक साइड अटैक करेगा एंड ये ब्रोमीन लीव कर जाएगा। एंड यहाँ पे जो है आपका नॉर्मली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे बी ऑप्शन इसीलिए इस केस के लिए बिकॉज ये आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, जिसमें जो है कोई भी रीअरेंजमेंट जो है कार्बोकेटायन का पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज हाइड्रोलाइज्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, जब CH3Br को जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अब क्या हो रहा है, मेथेनॉल फॉर्म हो रहा है, CH3OH का फॉर्मेशन हो रहा है एंड ब्रोमाइड आयंस आर प्रोड्यूस, जो कि साइड प्रोडक्ट है, ओके। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, जब आप यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देते हैं एंड हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जो OH प्रेजेंट है उसका आप डबल कर देते हैं, तो आपका इस केस के लिए जो है रेट में क्या चेंजिंग आएगी। तो सबसे पहला बात यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ है वो कि एक अनस्टेबल जो है हमारे स्पीसीज है, यानी कहने का मतलब है कि ये आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। एंड आप सभी को पता है कि जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू वो आपका होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन यानी न्यूक्लियोफाइल का, ओके। एंड यहाँ पे जो है रिएक्टेंट का हम यहाँ 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं एंड यहाँ पे OH का हम कर रहे हैं 2 टाइम्स, यानी रिएक्शन जो हमारा 6 फोल्डेड जो है इंक्रीज हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ, इस क्वेश्चन को ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा बिकॉज ये रिएक्शन जो है आपको दिया हुआ हॉफमैन एलिमिनेशन से। तो यहाँ पर अगर आप रिएक्टेंट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है जा सकता है एंड एक केस जो है आपका यहाँ से हाइड्रोजन लीव कर सकता है, तो यहाँ से ये इस तरीके से जा सकता है एंड यहाँ पे ये इस तरीके से जा सकता है एंड ये ग्रुप जो है लीव कर सकता है। एंड आपका यहाँ पे
दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, एक तो 2 ब्यूटीन हो सकता है, एक होता है आपका 1 ब्यूटीन। ओके, एंड सिस ट्रांस अगर हम इस जगह पे बात ना करें तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे पॉसिबल है। बट यहाँ पे अगर आप लिविंग ग्रुप को देखेंगे, यहाँ पे जो है बल्कि लिविंग ग्रुप दिया हुआ है, एंड बल्कि लिविंग ग्रुप होने के कारण जो है यहाँ पे इनर साइड से जो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, एंड एलिमिनेशन जो है लेस हिंडेड साइड से होने की कोशिश होगी, यानी CH3 की तरफ से जो है यहाँ पे एलिमिनेशन होने की कोशिश होगी, एंड जो यहाँ पे CH3 की तरफ से जो है एलिमिनेशन होगा तो इस केस के लिए जो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 ओके CH2, एंड यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी 1 ब्यूटीन का जो है इस केस के लिए आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक ओलिफिन्स, और देखिए ओलिफिन्स बोला जाता है एल्कीन्स को, ओके, दैट रिजल्ट द फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। देखिए 1 2 3 4 5 ओके, एंड यहाँ पे 2 ब्रोमोपेंटेन दिया हुआ है, एंड उसे हम NaOET ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, हमें ये कहा जा रहा है, एंड 2 ब्रोमोपेंटेन को जो है हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOET से। तो अब यहाँ पे क्या है, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो एल्कीन हमारे दो तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा एंड यहाँ पे होगा, तो एक ये प्रोडक्ट होगा एंड यहाँ पे हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो टोटल कितने एल्कीन्स यानी टोटल कितने ओलिफिन्स यहाँ पे फॉर्म हुए, तो हमारा यहाँ पे 2 ओलिफिन्स फॉर्म हुए, जो कि एक हमारा इस केस वाला है, ओके, एक हमारा जो है इधर वाला है, एक हमारा इधर वाला है, तो 2 हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन हो गया। तो हमारे कितने ओलिफिन्स होंगे, 2 होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पायरोल इज मच वीकर बेस देन पायरोल्डीन, ओके, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों ऐसा होता है कि पायरोल जो है बहुत वीकर बेस होता है, ऐसा इसीलिए बिकॉज पायरोल जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, एंड वो एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज देखिए पायरोल जो है इस तरीके से जो है, पायरोल जो है इस तरीके से होता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई स्ट्रक्चर में से, इस तरीके से जो है पायरोल होता है, ओके, इस तरीके से जो हमारा पायरोल होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी मैंने स्ट्रक्चर मिस्टेक कर दिया होगा। तो देखिए पायरोल ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज पायरोल जो है यहाँ पे ज़्यादा एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होने के कारण जो बहुत ज़्यादा वो एसिडिक होता है, एंड इसी एसिडिटी के कारण जो है ये पायरोल जो है हमारा बहुत ज़्यादा वीकर बेस होता है, एंड वीकर बेस होने के कारण जो है ये पायरोलिन से भी ज़्यादा वीकर बेस होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी ग्लूकोज ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। जब आप डी ग्लूकोज को एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में ट्रीट करते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोडक्ट विथ एक्वस HCl गिव्स, क्या हमें देगा, हमें ये पूछा जा रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डी ग्लूकोज को जब आप फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में जब आप ट्रीट करते हैं तो मेनली ये आपका जो है ओसाजोन फॉर्मेशन का रिएक्शन है, एंड इस केस में क्या होता है आपका डी ग्लूकोसाजोन का जो है फॉर्मेशन होता है। ये मैंने अपने जो है कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर में पढ़ा रखी है, आप प्लीज़ जो है उसे जाके जरूर देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, क्यूनिलीन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन एंड ग्लिसरॉल। जो क्यूनिलीन का जो फॉर्मेशन होता है इन तीनों से होता है, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरस सल्फेट, वन ऑफ द स्टेप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। देखिए ये जो मैंने अपने हेटोसाइक्लिक के लेक्चर में बताया है, वहाँ पे मैंने बोला था जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो है यहाँ पे एक्ट करता है, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एपीमर्स आर अ पेयर ऑफ डाइस्टेरोमिक एल्डोस दैट डिफर ओनली। देखिए इसको सब ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो एपीमर्स होते हैं ना केवल C2 पे होते हैं, वो C3 भी होते हैं, ओके, एंड C4 भी होता है। इस तरीके से जो आपके एपीमर्स होते हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया, अल्डोज, एंड अल्डोज जो होते हैं, जो एपीमर्स होते हैं वो आपका मेनली ग्लूकोज एंड मेनोज होते हैं, एंड ग्लूकोज एंड मेनोज जो होते हैं आपके C2 एपीमर्स के एग्जाम्पल हैं, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कन्फिग्रेशन एट C2। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे अल्डोज दिया हुआ है, आपको एल्डो कीटोज भी दिया हुआ हो सकता है, ओके, इसलिए कीटोज के केस में अलग होगा, एल्डोज के केस में अलग होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बेकिलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। जो बेकिलाइट का जो फॉर्मेशन होता है ये मैंने अपने पॉलीमर्स के इन वन शॉट में जो आपको पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने कहा था कि जो बेकिलाइट होता है वो कंडेंसेशन होता है फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड का होता है, ओके, फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन का पॉलीमर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, Which of the following proposed reactions would take place quickly under mild conditions। कौन यहाँ पे mild conditions में जो है यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे रिएक्शंस देखेंगे तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट दिए हुए सारे में जो हमारे कार्बोनिल सेंटर है, एंड यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट यहाँ पे आके अटैक करेगा वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये कार्बोनिल सेंटर जो है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ही ज़्यादा उस पर जो है अटैक होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल का। एंड इस केसेस में अगर आप सबसे पहला यहाँ पे स्टेप ढूंढेंगे
तो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है एंड यहाँ पे क्लोरीन है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर जो है ज़्यादा बेटर होगा, बशर्ते यहाँ पे क्लोरीन भी होगा। बट यहाँ पे दूसरी बात है, अगर फैक्टर बात करें तो इसकी डेफिशिएंट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है यहाँ पे -I इफेक्ट लगा के जो है इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा। बट यहाँ पे अमोनिया जो दिया हुआ है NH2 वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रेजोनेंस के थ्रू देगा एंड ये भी जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रेजोनेंस के थ्रू देगा एंड क्लोरीन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर पुल करेगा। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका होगा कि यहाँ पे CH3COH उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। एंड दूसरी केसेस क्या है कि CH3CH2 जो है यहाँ पे +I इफेक्ट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन यहाँ पीएच जो है माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे। तो यहाँ पे जो है मेजर यहाँ पे थिंग आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है एंड इसी केस से जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर 20 के लिए एक परफेक्ट रिएक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 हेक्साइन टू ट्रांस 3 हेक्सीन। यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे CH3 ओके C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 दिया हुआ है, इसको जो है आपको ट्रांस में कन्वर्ट करना है। यानी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपको रिएक्टेंट में नहीं दिया हुआ है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड C एट CH3, इस तरीके से जो आपको ट्रांस अल्किन में जो है आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट जो है यहाँ पे अल्काइन से अल्किन में कन्वर्ट करना है, तो ये सिर्फ एक ही केस के लिए हो सकता है एंड वो होता है आपका Na लिक्विड अमोनिया एंड बाकी जो H2PDBSO4 होता है वो आपका सिस में कन्वर्ट करता है। इस बात को आप याद रखना, H2PDBSO4 हो जाता है आपका सिस में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड द फॉल्स स्टेटमेंट इज, जो फॉल्स वन कौन सा है। तो क्या नाइट्रेशन समझने की कोशिश अगर आप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन को जैसे आप NO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से जब आप अटैक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस रिएक्शन ध्यान देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे NO2 जो है हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है एंड यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, एंड जैसे फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में जो हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर जाता है एंड फिर से एरोमेटिसिटी जो यहाँ पे ये गेन कर लेता है। ओके, ये तो क्लियर थी। बट यहाँ पे रिएक्शन को समझने के लिए एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे RDS स्टेप कौन सा होगा। तो RDS स्टेप समझिएगा तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप RDS स्टेप होगा, ऐसा इसीलिए बिकॉज फर्स्ट स्टेप में जो है ये कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी जो है लूज कर रहा होगा एंड एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है, इसीलिए वो हमारा अनफेवरेबल पाथ होगा एंड बहुत स्लो स्टेप होगा, इसीलिए वो हमारा इस केस के लिए जो है हमारा RDS स्टेप होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो RDS स्टेप हो जाता है यानी यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये सेकंड स्टेप में जो डिपेंड नहीं करता है रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आप लगा दे या फिर ड्यूटेरियम लगा दे उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेप तो हमारा एरोमेटिसिटी लूज है जहाँ पे NO2 का अटैक हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो सेकंड स्टेप अगर डिपेंड नहीं करेगा, यानी हाइड्रोजन की जगह में आप ड्यूटेरियम भी लगा देंगे तो रिएक्शन के रेट में जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज वेरी मच फास्टर देन हेक्सा ड्यूटेरियो बेंजीन, यानी यहाँ पे ये हेक्सा हाइड्रोजन सारे कार्बन में प्रेजेंट है तब यहाँ पे नाइट्रेशन की कुछ रेट है एंड यहाँ पे जब आप ड्यूटेरियम लगा देंगे तो उस केस में अलग रेट होगा, ऐसा नहीं होगा बिकॉज दोनों केसेस के लिए जो है रेट यहाँ पे सिमिलर होंगे। ऐसा मैंने आपको शो किया बिकॉज सेकंड स्टेप में जो हाइड्रोजन लीव करता है यानी ड्यूटेरियम भी अगर आप देंगे तो ड्यूटेरियम ही जो है आपका सेकंड स्टेप में इस केस के लिए लीव हो गया, एरोमेटिसिटी आपके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड। तो कि इस क्वेश्चन का जो है मुझे रीजन तो नहीं पता बिकॉज यहाँ पे जो है एक रीजन जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे C6H5NH2 जो है ये इन्होंने आंसर की में दिया था एंड ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल इस केस के लिए जो आपका ये कॉन्जुगेट एसिड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कन्वर्जन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन टू एन मिथाइल प्रोपेनामाइड। यहाँ पे इथाइल मिथाइल कीटोन यानी कीटोन से जो है यहाँ पे ऑक्सीन का जो है फॉर्मेशन हो रहा है, एमाइड का जो है हमारा फॉर्मेशन हो रहा है एंड ये किस केस में होता है, ये नॉर्मली जो है आपका बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, ये आपका बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, इसके लिए जो आपको बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो अच्छे से देख लेना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पीरियोडिक एसिड आर नीडेड टू फॉर द कंप्लीट क्लीवेज ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। देखिए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को जो है ये मैंने आपको पढ़ाया था अपने ग्लूकोज के लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के, कि जो 1 मोल ऑफ जो ग्लूकोज होता है उसे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ये C डबल बॉन्ड OH, ओके, यहाँ पे 2 3 4 5 यहाँ पे 6CH2 OH एंड यहाँ पे OH यहाँ पे HOH यहाँ पे फिर यहाँ पे HOH। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस केस के लिए तो यहाँ पे ये आपको कितने मोल चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आपके 5 मोल ऑफ जो है यहाँ पे आपको
पर आयोडिक एसिड चाहिए, परियोडिक एसिड चाहिए, तो यहाँ पे 5 मोल्स जो होंगे आपको रिक्वायरमेंट होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए 3। एंड ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये जो है आपको यहाँ पे डिल सेल रिएक्शन का एग्जांपल है। इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द रिएक्शन, यहाँ पे आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है एंड Br2H दिया है, तो द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, देखिए ये जो रिएक्शन है Br2H वाला, ये आपका फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगा एंड ये जो है आपका बेंजाइलिक के पोजीशन पे जो है अटैक होगा, बेंजाइलिक पोजीशन पे जो अटैक होगा नॉर्मली, यानी ये जो बेंजाइलिक पोजीशन यहाँ पे आपको Br जो है अटैच कर देना है एंड यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इस तरीके से जो है यहाँ पे CH, यहाँ पे Br एंड यहाँ पे CH3 का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं NBS वाले, उस तरीके क्वेश्चन जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस रिप्रेजेंट स्टिकर सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। देखिए अल्फा एमिनो एसिड्स जो है अल्फा एमिनो एसिड के लिए स्टिकर सिंथेसिस क्या होता है, तो स्टिकर जो है आपको यहाँ पे रिएक्शन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एक एल्डिहाइड होता है जिसमें हम देते हैं CnNH3 एंड यहाँ पे बाद में जो है सेकंड स्टेप में उसे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये स्टेप जो होता है, ये रिएक्शंस होते हैं, ये हमें कहते हैं, इसे हम स्टिकर सिंथेसिस, ये नॉर्मल सा रिएक्शन था जिसे आपको जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन द रिएक्शन ग्लूकोज को जो अब आप HNO3 के साथ जब ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए जब ग्लूकोज को जब HNO3 के साथ जब ट्रीट करेंगे तो उस केस में जो आपका ग्लूकारिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकारिक। ये मैंने जो है आपको अपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया है एंड बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर जो है मेरे आप जरूर देख लेना, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ओके, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन डेरिवेटिव में जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है हमें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन इज अननोन, कौन सा जो है हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है अननोन है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये बेंजीन रिंग दिया हुआ। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया एंड ये ग्रुप जो है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये ऑर्थो एंड पेरा को जो है एक्टिवेट करता है, ऑर्थो पेरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आप यहाँ पे अटैच करेंगे तो उस केस में क्या होता है, ये ऑर्थोपेरा जो होता है, ओके, ऑर्थोपेरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, ये ऑर्थोपेरा जो है डीएक्टिवेटिंग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होता है डीएक्टिवेट करता है। यानी दोनों ही केसेस में अगर मैं आपको यहाँ पे बोला तो दोनों ही केसेस में मैंने कभी भी मेटा का नाम नहीं लिया कि मेटा ग्रुप को जो है एक्टिवेट कर रहा है। ओके, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है कभी भी मेटा पोजीशन पे जो है एक्टिवेट नहीं करता है। आपने अगर रिएक्शन देखा होगा इस तरीके से जो है यहाँ पे जब आप कोई भी ग्रुप लगाते हैं तो या तो यहाँ पे नेगेटिव आता है या तो यहीं पे पॉजिटिव आता है, या तो यहाँ पे नेगेटिव आता है या तो यहीं पे पॉजिटिव आता है, या यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है। कभी भी मेटा पोजीशन पे नेगेटिव पॉजिटिव आपने नहीं देखा होगा। यानी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मेटा पोजीशन वाला जो कभी भी एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कोई सा भी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं लगता है। यानी ये जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिवेटिंग एंड मेटाडाइटिंग, ऐसा नहीं हो सकता। यानी दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है कि एक्टिवेटिंग एंड मेटाडाइटिंग, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए कि एक ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्थो एंड पेरा को एक्टिवेट करते हैं, वो मेटा को तो कभी एक्टिवेट नहीं करते। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो कभी भी ऑर्थो एंड पेरा के अलावा मेटा को जो है एक्टिवेट नहीं करते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट तो हमारे यहाँ पे सरासर रॉन्ग है कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है, सॉरी, एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है मेटा को जो है यहाँ पे डायरेक्टिंग होते हैं, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होगा बिकॉज एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए ए। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे, तो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरह के सॉल्यूशन साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।